दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे शाही फैमिली के मर्डर की जिसकी गुत्थी आज 24 सालों के बाद भी अनसुलझी है। आज जब नेपाल में फिर से राजशाही को वापस लाने की मांग जोर पकड़ रही है, तो ऐसे में जान लेना जरूरी है कि आज से 24 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जब एक शाम अचानक पूरा नेपाल का शाही परिवार खत्म हो गया। 1 जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार के 9 सदस्यों को उनके ही राजमहल में गोली मार दी गई थी। गोली चलाने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं था, बल्कि उसी राज परिवार के राजा का बेटा युवराज दीपेंद्र था, जो आने वाले वक्त में गद्दी का वारिस बनता। ये कहानी जितनी सरल दिखाई दे रही है, उतनी है नहीं। 1 जून 2001 को नेपाल के नारायण हिती पैलेस में जो कत्लेआम हुआ, उसके बाद कई तरह के सवाल अनसुलझे छूट गए। उससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी पैदा हुई, जैसे कि क्या शाही परिवार की हत्या के पीछे दूसरे देशों की एजेंसियों का हाथ था? क्या कत्लेआम से पहले प्रिंस दीपेंद्र की हत्या कर दी गई थी? जब गोलियां चली तब शाही परिवार के सुरक्षा गार्ड्स कहां थे? सबसे बड़ा सवाल कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी? आइए सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको कहानी सुनाते हैं 1 जून 2001 के उस कत्लेआम की, जिसके सवाल आज तक अनसुलझे हैं। 24 साल पहले नेपाल के शाही महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी चल रही थी, जिसमें महाराज वीरेंद्र और महारानी ऐश्वर्या समेत राजपरिवार के 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जुटे थे। युवराज दीपेंद्र इस पार्टी को होस्ट कर रहे थे। उस रात नारायण हिती महल, जो कि नेपाल का राजशाही पैलेस है, अपने सभी पारिवारिक सदस्यों के लिए खास तौर पर सजाया गया था। यहाँ पारिवारिक भोज का आयोजन किया जाना था, इसीलिए अलग अलग जगहों पर व्यस्त रहे परिवार के सभी सदस्य इस तय वक्त और तय दिन पर महल में पहुंच गए थे। लेकिन चहल पहल होने के बावजूद महल में एक अजीब सी शांति थी। कहते हैं इस डिनर से पहले, इकट्ठा होने से पहले, युवराज दीपेंद्र और उनकी मां महारानी ऐश्वर्या के बीच काफी तीखी बहस हुई थी। बेटा अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, मां इसके लिए तैयार नहीं थी। ये झगड़ा पिछले 1-2 सालों में शुरू हुआ था और बीते 6 महीनों में ये झगड़ा काफी तल्ख हो गया था। फैमिली डिनर इसी तल्खी के बीच किया जा रहा था। शाही परिवार हर महीने के किसी खास शुक्रवार को ये फैमिली डिनर आयोजित करता था, इसीलिए इस दौरान इसमें वही लोग शामिल होते थे जो राज परिवार के सदस्य होते थे। किसी भी तरह के अंगरक्षकों और अन्य सैन्य सदस्यों को वहां पर आने की इजाजत नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपेंद्र काफी नशे में थे और उस शाम नशे की हालत में उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था और अब ये लगा कि वो सुबह ही उठेंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस शाम वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। रात 8 बजे के आसपास की बात है, दीपेंद्र अचानक अपने कमरे से बाहर निकले। दीपेंद्र ने सैनिक वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में काले दस्ताने पहने हुए थे। उनके एक हाथ में MP5 के सब मशीन गन थी और दूसरे हाथ में कोल्ट M16 राइफल और उनकी वर्दी में 9mm की पिस्टल लगी हुई थी। दीपेंद्र ने अपने पिता राजा वीरेंद्र की तरफ देखा और सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। राजा साहब वहीं गिर पड़े और गोली खाकर गिरने से पहले उनके मुंह से कुछ निकला था, जो हम आपको आगे बताएंगे। दीपेंद्र के सर पर खून सवार था। इस सब के बीच शाही परिवार के सदस्यों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां परिवार के कई सदस्यों की लाशें बिछ चुकी थीं। गोलीबारी करने के बाद दीपेंद्र कमरे से बाहर गार्डन की तरफ निकल गए और उनकी मां महारानी ऐश्वर्या और दीपेंद्र के छोटे भाई निराजन उनके पीछे भागे। दीपेंद्र ने उन्हें भी गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद दीपेंद्र ने गार्डन के बाहर तालाब के पास खुद को सिर में गोली मार ली। हालांकि इस गोलीबारी के बाद भी महाराज वीरेंद्र और उनके कातिल बेटे दीपेंद्र की सांसें चल रही थीं। उनके साथ साथ बाकी घायलों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन महाराज वीरेंद्र विक्रम शाहदेव का निधन हो गया। वहीं उन पर गोली चलाने वाले उनके बेटे युवराज दीपेंद्र की सांसें चलती रहीं। इस कत्लेआम के करीब 14 घंटों के बाद अगले दिन 2 जून को नेपाल की जनता को 11 बजे के आसपास महाराज वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के निधन की खबर दी गई और उनके ही कातिल बेटे दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया गया। हालांकि तब तक नेपाल की जनता को यह नहीं बताया गया था कि शाही परिवार के सदस्यों की मौत आखिर किस वजह से हुई है। माना जाता है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या इसलिए की ताकि वो उस महिला के साथ रह सकें जिससे वो प्यार करते थे। यूके में स्कूल में पढ़ते समय वो एक महत्वपूर्ण परिवार की नेपाली महिला देवयानी राणा के प्यार में पड़ गए थे। वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी मां, दीपेंद्र की मां
और रानी ऐश्वर्या ने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि देवयानी की दादी एक अच्छे चरित्र की महिला नहीं थी, ऐसा उनका मानना था। राजकुमार उससे शादी करने के लिए अपनी उपाधि छोड़ने तक को तैयार था, लेकिन देवयानी ने कहा कि वो उससे तभी शादी करेगी जबकि उसे रानी बनने का मौका मिले। इस कांड के बाद युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया और 4 जून 2001 को सुबह 3:40 पर उनकी भी मौत हो गई। दीपेंद्र की मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिन के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने और उनके राजा बनने से पहले एक बेहोश शख्स 3 दिनों तक नेपाल का राजा बना रहा। मैं दीपेंद्र की बात कर रहा हूं। हालांकि नेपाल की राजशाही इस झटके से कभी उबर नहीं पाई और नेपाल ने राजशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता अपना लिया। अब सवाल यह है कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी। सवाल ये उठता है कि जो कहानी पूरी दुनिया को पता है, क्या वही सच है या फिर सच कुछ और है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपेंद्र के हाथों इस कत्लेआम की वजह क्या थी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में महाराज वीरेंद्र सिंह की चचेरी बहन और दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर ने इस राज पर से पर्दा उठाया था। केतकी चेस्टर कत्लेआम की रात पार्टी में मौजूद थीं, लेकिन उनकी जान बच गई। केतकी चेस्टर ने इस कत्लेआम की वजह एक अधूरी प्रेम कहानी को बताया था। असल में युवराज दीपेंद्र 1987 से 1990 के दौरान इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है देवयानी राणा से। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में कुछ मुलाकातों के बाद प्यार हो गया। देवयानी का भारत के सिंधिया परिवार से भी खास नाता रहा है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया की बेटी हैं और माधवराव सिंधिया की बहन है। यानी एक तरह से देखा जाए तो देवयानी की मां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ने पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा से विवाह किया, जो राणा वंश से संबंधित एक नेपाली राजनेता थे और देवयानी इन्हीं की बेटी हैं। केतकी चेस्टर के मुताबिक दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता वीरेंद्र को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ देवयानी के परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इतना ही नहीं, दीपेंद्र को खर्च करने के लिए मनचाहे पैसे भी नहीं मिल रहे थे और देवयानी से शादी करने पर उन्हें राज परिवार से भी बेदखल करने की धमकी दे दी गई थी, जिसके चलते दीपेंद्र काफी निराश थे और इसी निराशा के चलते उन्होंने इस कत्लेआम को अंजाम दे दिया। अब देखिए, इस कत्लेआम की कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। इसके इर्द गिर्द अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बात करें तो पहली थ्योरी इशारा करती है कि दीपेंद्र के चाचा और महाराजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र की बात करते हैं तो उन्हें इस कत्लेआम के बाद महाराजा बनाया गया था। असल में ज्ञानेंद्र उस वक्त उस पार्टी में थे ही नहीं, हालांकि उनका बेटा पारस और परिवार के बाकी सदस्य उस पार्टी में मौजूद थे। इस कत्लेआम में आश्चर्यजनक ढंग से इन सब की जान बच गई, यानी चाचा का परिवार बच गया, जिसके बाद ये अफवाह उठी कि ज्ञानेंद्र और उनके बेटे पारस ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। एक और सवाल है जो चश्मदीद सैन्यकर्मी ने किया था। एक हवा ये भी चली कि 2008 में राजमहल में ही ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर आर्मी स्टाफ, जिसका नाम बताया जाता है लाल बहादुर लामतेरी, तो उसने एक नेपाली अखबार नया पत्रिका के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। लामतेरी ने बताया था कि युवराज दीपेंद्र तो शाही परिवार के कत्लेआम से पहले ही मर चुके थे। उसके मुताबिक उसने कत्लेआम से पहले दीपेंद्र की लाश देखी थी। दीपेंद्र को पीठ में 6 गोलियां और 1 गोली बाएं बाजू पर लगी थी। अगर दीपेंद्र पहले ही मर चुके थे तो शाही परिवार पर गोलियां किसने चलाई? लामतेरी का कहना था कि महाराज ज्ञानेंद्र का बेटा पारस उस रात पार्टी में था और उसी ने एक शख्स के जरिए शाही परिवार और दीपेंद्र की हत्या करवाई। जिस शख्स ने इन सबको मारा उसने हूबहू दीपेंद्र जैसा मास्क पहन रखा था। इस थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था और इलाज के दौरान शाही परिवार के डॉक्टर को उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। अब सवाल यह कि इतना बड़ा कांड हो रहा था तो सुरक्षा गार्ड्स कहां थे? कत्लेआम को लेकर अगला सवाल यह है कि जिस वक्त राजमहल में गोलियां चलीं तब शाही परिवार की सुरक्षा में तैनात एडीसीज जो थे वो कहां थे? गोलियों की आवाज सुनने के बाद भी वो घटनास्थल की तरफ क्यों नहीं आए, जबकि ये लोग, ऐसा कहा जाता है कि उस घटना से जहां ये सब हो रहा था वहां से सिर्फ 150 गज की दूरी पर मौजूद थे, जहां से इन्हें पहुंचने में कुछ सेकंड ही लगने वाले थे। बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 4 एडीसीज को बर्खास्त भी किया गया। एक और बात कही जाती है कि नेपाल में उस वक्त विदेश मंत्री रहे चक्र बस्तोला ने 2001 में प्रधानमंत्री रहे गिरजा प्रसाद कोइराला के 2010 में हुए निधन के बाद यह दावा किया था कि शाही परिवार के कत्लेआम की शाम पार्टी में पीएम यानी कोइराला साहब को भी बुलाया गया था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। उनका कहना था कि इस कत्लेआम में पीएम को भी निशाना बनाया जाना था।
इस कत्लेआम में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ और अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA की भूमिका पर भी इशारा करती है, यानी भारत पर भी उंगलियां उठी थीं। असल में इस कत्लेआम के एक साल बाद 6 जून 2002 को नेपाल के अंडरग्राउंड माओवादी नेता बाबूराम भट्टराई का एक कांतिपुर अखबार में एक लेख छपा, जिसमें कहा गया कि पूरी घटना एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। इस लेख में नेपाल के शाही परिवार की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का हवाला देकर कत्लेआम में रॉ और CIA पर निशाना साधा गया था। हालांकि इस कॉलम के छपने के तुरंत बाद ही अखबार के 3 एडिटर्स जो संपादक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कई सवाल दोस्तों ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। 2009 में नेपाल के पूर्व पैलेस मिलिट्री जनरल विवेक शाह ने एक किताब लिखी, मैले देखे को दरबार, राजमहल किसने देखा, और दावा किया कि मुमकिन है कि इस हत्याकांड के पीछे भारत का ही हाथ है। नेपाल के ही एक और नेता पुष्प कमल दहल, जो उस समय माओवादी नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी दावा किया कि इस हत्याकांड के पीछे रॉ की साजिश थी। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि शाही परिवार के 9 सदस्यों का कत्ल हुआ और इस कत्ल के 24 साल बाद भी इस हत्याकांड को लेकर कई सवाल जस के तस खड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई साल पहले की एक भविष्यवाणी में एक ज्योतिषी ने कहा था कि नेपाल के राजा सिर्फ एक निश्चित संख्या में पीढ़ियों तक ही टिकेंगे, और लगता है कि ये 20 पीढ़ियों तक का उनका प्रेडिक्शन था और ये 20वीं पीढ़ी थी। उस रात क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, क्यों किया, ये चारों सवाल आज भी सिर्फ थ्योरी के आधार पर ही समझे जाते हैं कि उस रात क्या हुआ था और शाही हत्याकांड से असल में फ़ायदा कैसे मिला। क्या ये सिर्फ उत्तेजना में की गई घटना थी या फिर सोची समझी साजिश थी जिसमें रॉयल फैमिली के बीच चल रहे एक विवाद को जरिया बनाकर उनके ही जरिए से उन्हें ख़त्म कर दिया गया। सारी बातें एक बड़े सवालिया निशान के साथ नेपाल के नक्शे पर आज भी मौजूद हैं। 2 जून 2001 को BBC ने इस घटना को इंटरनेशनली सबके सामने बताया था। हालांकि नेपाल के ऑफिशियल रेडियो पर यह खबर हत्याकांड के 14 घंटे बाद सुबह करीब 11 बजे बताई गई और इस खबर में बताया गया कि महाराजा वीरेंद्र विक्रम शाह का निधन हो गया है। जोनाथन ग्रेगसन है, उनकी एक किताब है मैसेकर एट द पैलेस। इसमें उस रात का जिक्र कुछ इस तरह से किया गया है कि युवराज दीपेंद्र शाम से ही उस दिन नशा करने लगे थे और बड़े बेकाबू से हो रहे थे। वो कमीज और पतलून पहने हुए थे। युवराज अपने ADC मेजर गजेंद्र बोहरा के साथ शाम 6:45 पर अपने बिलियर्ड्स रूम में पहुंचे। उन्होंने मेजर बोहरा के साथ कुछ देर बिलियर्ड्स के कुछ शॉट्स की प्रैक्टिस की। इसके बाद धीरे धीरे राजपरिवार के सदस्य भी इस आयोजन वाली जगह पर पहुंचने लगे। महारानी ऐश्वर्या महाराज की दोनों बहनों के साथ वहां पहुंची। महाराज एक पत्रिका को उस वक्त इंटरव्यू दे रहे थे और उन्हें आने में थोड़ी देरी हो रही थी। कुछ ही मिनटों में दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारस भी अपनी मां और पत्नी के साथ वहां पहुंचे। इंटरव्यू के बाद महाराज पैदल ही अपने ADC सुंदर प्रताप राणा के साथ दरवाजे तक आए, क्योंकि ये एक निजी पार्टी थी और वहां बाहरी लोगों को रहने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए सुंदर प्रताप जो उनके ADC थे वो वहां से चले गए। महाराज सीधे वहां से अपनी मां के पास गए। इस दौरान लोगों ने देखा कि युवराज की जुबान लड़खड़ा रही है और वो चीख रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। सबकी मौजूदगी में वो अपने मां और पिता पर चीख रहे थे। तो जो चचेरे भाई पारस हैं और उनके छोटे भाई प्रिंस निराजन ने कुछ अन्य लोगों की मदद से उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया। कहा जाता है कि युवराज दीपेंद्र ने उस दौरान अपनी प्रेमिका से फ़ोन पर बात की और उनसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि महाराज के कुछ आखिरी शब्द थे, मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही बाहर निकलते हैं युवराज दीपेंद्र थोड़ी देर सोने के बाद, तो एक खानसामे ने उन्हें बिलियर्ड्स रूम की ओर जाने वाली सीढ़ी पर देखा। तो उन्हें इसमें कुछ अलग सा नहीं लगा, लेकिन अचानक लगा कि ये सैन्य वर्दी क्यों पहनकर आ गए हैं। बूट पहने हुए हैं, हाथ में जर्मन सब मशीन गन है और एक राइफल है। और ऐसा लोगों को देख के लगा कि शायद इनका थोड़ा मूड चेंज हुआ है। फिर वो उस मशीन गन को लेकर अपने पिता नेपाल नरेश वीर विक्रम शाह के पास जाते हैं और सब मशीन गन का ट्रिगर दबा देते हैं। नेपाल नरेश बिलियर्ड्स की मेज के बगल में बिना हिले डुले खड़े रहे। फिर वो दीपेंद्र की तरफ आगे बढ़े। तब तक उनको 3 गोलियां लग चुकी थीं। वो धीरे धीरे ज़मीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से निकला के गार्दे को, यानी तुमने ये क्या किया। यही उनके आखिरी शब्द थे। इसके बाद प्रिंस के सर पर भूत सवार हो गया। उनकी ताबड़तोड़ गोलियों का शिकार हुई बहन श्रुति और चचेरे भाई पारस की माँ। इतना सब कुछ देखकर चाचा धीरेन्द्र आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया, अपनी बंदूक मुझे दे दो। लेकिन युवराज ने उन पर बेहद पास से गोली दाग दी। वो दूर जाकर गिरे। इसी दौरान प्रिंस पारस चिल्लाए और सभी को सोफे की आड़ में आने को कहा। दीपेंद्र ने फिर से गोलियों की बौछार कर दी। इस बार उनकी
गोली की सीमा में महाराज की दोनों बहनें आ गईं। युवराज दीपेंद्र अब गार्डन की ओर बढ़े। उन्हें रोकने के लिए उनकी मां ऐश्वर्या उनके पीछे आईं। शायद उन्हें उम्मीद रही होगी कि उनका बेटा उन पर गोली नहीं चलाएगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। युवराज ने उन पर भी फायर किया, लेकिन इस बीच छोटे भाई निराजन मां के सामने आ गए और मारे गए। दीपेंद्र की गोली का अगला शिकार महारानी ऐश्वर्या यानी उनकी मां ही थी। गोली ने उनके चेहरे के बाएं हिस्से को लगभग उड़ा दिया और वो वहीं गिर पड़ी। अब युवराज गार्डन में बने एक पुल पर पहुंचे और जोर से चीखने लगे। इसके बाद उन्होंने एक गोली अपनी कनपटी पर मार ली। दाएं कान के ऊपर से वो गोली घुसती है और बाएं कान के ऊपर से पार हो जाती है। युवराज दीपेंद्र अचेत होकर गिर पड़ते हैं। इस तरह राजशाही परिवार के 9 सदस्य उस रात सिर्फ एक सनक की भेंट चढ़ चुके थे। अब सवाल यह कि प्रेमिका को लेकर झगड़ा क्यों था। असल में युवराज दीपेंद्र जिन देवयानी से इश्क फरमा रहे थे वो नेपाल के राणा खानदान से थीं। मां ने जो लड़की उनके लिए चुनी थी वो राजमाता रत्ना की बहन के खानदान की थी, यानी वो एक राजघराने से आती थी। तो राजघराने में अगर दुल्हन आएगी तो प्रतिष्ठित राजघराने से आए, ऐसी सोच थी। राजघराने की यही प्रतिष्ठा जो थी वो लड़ाई में तब्दील हो गई और ये लड़ाई जो थी वो खूनी अंजाम तक पहुंच गई। दबी जबान में कह सकते हैं कि इस घटना के तमाम कारण सामने आते रहे। जितने मुंह उतनी बातें, उतनी कहानियां। पर आलम यह है कि आज घटना के 25 साल, लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं, 24 साल माफ कीजिएगा। सच यही है कि अलग अलग थ्योरीज में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सच किसी को पता नहीं। आज नेपाल में फिर से राजशाही वापस आए, ऐसी बातें हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा और उसके बाद वहाँ पर वामपंथी सरकार आती है, वो सेक्युलर कंट्री घोषित हो जाता है। आज वहाँ फिर से कुछ स्वर उठ रहे हैं कि राजशाही को वापस लाना चाहिए और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो राजा ज्ञानेंद्र हैं उनके प्रति जनता का समर्थन भी है। देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये खबरें चल रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपको इस कहानी के बारे में सुनाऊं, और अगर आपको कहानी समझ में आई है तो आप इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही मुझे बताते रहिए कि आगे भी आप इस तरह की और कहानियां मुझसे सुनना चाहेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।